एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्योरी पढ़ ली थी और आज हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो लेट्स स्टार्ट। तो वो कह रहा है कि एमसीक्यू का सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग कैथोड रेज, यानी कैथोड रेज के बारे में सब कुछ सही है सिवाय इसके दे कैरी नेगेटिव चार्ज, यानी उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। दे रेज कैन बी दीज रेज कैन ऑल्सो बी डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये भी सही है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से वो रिफ्लेक्ट होती हैं। दीज रेज इमर्ज इमर्जली फ्रॉम कैथोड एंड कैन बी फोकस्ड ऑन अ कनकेव कैथोड। अच्छा जी, ये भी हो गया। फिर हमारे पास ये भी सही है। दीज रेज कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल्स नाउ कॉल्ड प्रोटॉन्स कैरिंग अ फिक्स्ड यूनिट चार्ज एंड फिक्स मास। तो हमारे पास इनमें प्रोटॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इधर करेक्शन हमारे पास ये आ जाएगी कि दे कैरी इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास यही गलत ऑप्शन है। ठीक है, फिर हम नया एमसीक्यू पढ़ते हैं कि सेकंड एमसीक्यू क्या है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें देखना है कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है। तो फेरेडेज एक्सपेरिमेंट इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला एमसीक्यू ये है। ठीक है, फिर हमारे पास क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट शोज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द एटम्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। रेडियो एक्टिविटी कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये भी ठीक है हमारे पास। और चैडविक एक्सपेरिमेंट शोज द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। देखो चारों ऑप्शन सही है, तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल वाला। तो ऑप्शन डी विल बी परफेक्ट। फिर हमारे पास नया एमसीक्यू है। द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन, नेचर ऑफ द पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन, यानी हमारे पास जो पॉजिटिव रेज है उनकी नेचर किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास। ये मैंने थ्योरी के अंदर बात बताई भी थी कि वो गैस की ऊपर डिपेंड करते होते हैं। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। द नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस हमारे पास, दैट्स इट करेक्ट ऑप्शन। नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, उस पर भी डिपेंड नहीं करते। शेप ऑफ इलेक्ट्रोड, उस पर भी डिपेंड नहीं करते। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर नया एमसीक्यू है हमारे पास। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आपको लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। दैट इज 0.05 AMU इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, फिर हमारे पास नया एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट चार्ज टू मास रेशो। तो वही बात है, मैंने एक क्लास में बात बताई थी थ्योरी के थे, चार्ज टू मास रेशो मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज़्यादा होगा तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कम होगी। तो अब वही बात है, आप देख लो इनमें से सबसे ज़्यादा मास हैवी कौन है। लिथियम हैवी है, हाइड्रोजन है हैवी है, हीलियम आइन या बेरिलियम। तो हमारे पास बेरिलियम इज मोस्ट हैवी। तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा है, बेरिलियम। दोबारा देख लो, चार्ज टू मास रेशियो का वैल्यू कब, जब वो कम कब होगी, जब हमारे पास मास बहुत ज्यादा होगा। तो मास इधर सबसे ज्यादा किसका है हमारे पास, बेरिलियम का। ठीक है, फिर नया एमसीक्यू है, कैथोड रेज कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एन एटम। तो कैथोड रेज ने हमारे पास किस चीज की कंफर्मेशन दी थी, इलेक्ट्रॉन की दी थी, प्रोटॉन की दी थी, न्यूट्रॉन की। तो आपको पता होगा कि दे कंफर्म द, उन्होंने बताया था हमारे पास इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। ठीक है, फिर सेवेंथ एमसीक्यू ये है कि विच पार्टिकल इन द न्यूक्लियस हैज द सेम चार्ज एज अ प्रोटॉन विद एन ऑपोजिट साइन एंड हैविंग 1836 टाइम्स मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान एमसीक्यू है, इसका आंसर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन। देखो इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज सेम है, बट ये हैवी है 1836 टाइम्स एंड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन से इतना ज्यादा टाइम भारी है। ये भी एमसीक्यू आता है कि कितने टाइम वो हैवी है, ये थ्योरी में मैंने लिखवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दे कैन नॉट आयोनाइज द गैस, बिल्कुल ठीक है, ये नहीं करते हो। हमारे पास उन्होंने बताया हुआ है कि कौन सी ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता न्यूट्रॉन। तो दे कैन नॉट आयन आई गेस, सही है भाई। दे आर यूज फॉर फ्यूजन रिएक्शंस, एक ऑप्शन ये हो गया। दे हैव मोन पेनिट्रेशन पावर देन अल्फा और बीटा। और फिर हमारे पास डी ऑप्शन है, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते। दे कैन नॉट आयन आई गेस, नहीं करते आयनाइजेस, ये भी इनकी प्रॉपर्टी है। इनकी पेनिट्रेशन पावर अल्फा बीटा गैमा सबसे ज्यादा है, ये बात भी सही है। लेकिन ये हमारे पास फ्यूजन रिएक्शंस के लिए यूज नहीं होते। ठीक है, ये यूज होते हैं हमारे पास किसके लिए, फ्यूजन के लिए। ठीक है, फ्यूजन के लिए use होते हैं।
फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इट कंक्लूडेड दैट, हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ये बात कंफर्म हो जाती है, क्या बात कंफर्म होती है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इन फ्रैक्शन, पहला ऑप्शन। न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिव चार्ज, कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मैटर कंटेन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव रेज आर हैवियर देन प्रोटॉन। अब उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से पूछा है, तो हमें तो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे अच्छा आंसर जो होगा वो ये होगा कि मैटर कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर हमारे पास एक नया एमसीक्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये पास्ट पेपर में भी बहुत दफा आता है। रेशियो ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रो प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज, बहुत आसान है, आपको पता है प्रोटॉन पे चार्ज लेट बी द, हमें पता है कि मास ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यानी अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 दफा है मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, अब सिंपल ये रिलेशन आप लगाओ, पहले प्रोटॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो लिखो। प्रोटॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो क्या हो जाएगा, MP, और ये प्रोटॉन का चार्ज, सिंपल ऐसा ही होता है। अच्छा, डिवाइडेड बाय, अब अल्फा पार्टिकल का निकालो, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है, वो डबली पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे डबल चार्ज हो गया, और उनका मास क्या है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। हो गई बात। अब आप क्या करो, मैथ्स का रूल अप्लाई करोगे, रेसी मल्टीप्लाई कर दो और रेसिप्रोकल का साइन रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल, तो 2 टाइम 1 और 2 टाइम 2, तो 2:1 जो ऑप्शन हमारे पास है वो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर यहाँ पर नया एमसीक्यू है कि एवरी आइटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक्सेप्ट, हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास कभी भी न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन एटम पे। ठीक है, हाइड्रोजन 1 पे, ड्यूटियम और ट्यूटियम की बात नहीं कर रहा यहाँ पे मैं। फिर हमारे पास आता है, फिर हमारे पास है चार्ज टू मास ऑफ केनाल इज लेस देन ऑफ कैथोड रेज, तो ये ऑप्शन में जरा आप इसको जरा करेक्ट कर लो, इसका मतलब ये है, इस पे करेक्शन कर लो, चार्ज टू मास रेशो है ये। ठीक है, तो चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैनल रेज इज लेस देन दैट ऑफ अ कैथोड रेज, तो वही बात है, इनका मास ज्यादा है। चार्ज टू मास रेशो का मैंने क्या बात बताई थी, मास ज्यादा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऑप्शन कौन सा सबसे करेक्ट है, ये वाला। अच्छा, फिर वही बात है, नया एमसीक्यू आता है, द कलर ऑफ अ ग्लो प्रोड्यूस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, बार बार वही बातें बताई हैं, ये सारी थ्योरी के अंदर जो थी, अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नहीं लिया तो आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा, पहले आप लेक्चर जाकर ले लो और फिर बाद एमसीक्यूज देख लो, तो ये आप लोग को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कलर ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे नहीं, मैंने बताया था कि वो गैस के ऊपर डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स अपॉन द गैस यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, तो ये इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर हमारे पास एक और एमसीक्यू है, चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज, तो चार्ज एंड प्रोटॉन हमें बात पता है, 1.6 एक्सपोनेंट की पावर, अच्छा इसमें ऑप्शंस में से देख लें, शायद पावर टाइपिंग एरर आ गया, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन हमारे पास क्या होता है, 1.602 एक्सपोनेंट की पावर -19 कूलम, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा, फिर हम आगे जाते हैं, फिर नया एमसीक्यू है कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज मिनिमम, मैक्सिमम, इंटरमीडिएट, तो वो हमारे पास मिनिमम होती है, ताकि हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम है। फिर उसके बाद है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इन AMU, फिर पे बात करो, ये रॉड लर्निंग वाली चीज है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रॉन इन AMU हमारे पास है, ऑप्शंस क्या है, 1 तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, इसको करेक्ट करो, इस तरीके से होता है 1.00835 6 AM। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फिर हमारे पास ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बात बतानी है हमने कि कौन सी सही नहीं है। कैथोड रेज आर ब्लॉक बाय गोल्ड फॉइल, अच्छा, कैथोड रेज आयोनाइज द एयर, सही है, आयोनाइज करते होते हैं एयर को। कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग करते होते हैं, कैथोड रेज प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करते होते हैं, तो ये तीनों तो सही है। जो गलत बात है वो ये है कि दे आर ब्लॉक्ड बाय
गोल्ड फॉइल, तो ये ब्लॉक नहीं होते गोल्ड फॉइल से, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये वाला है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है एक और एमसीक्यू है, वो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, जैसे ऊपर थी। तो मेटल्स है 1 to 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, 1 2 3 ग्रुप एलिमेंट्स हो गया। नॉन मेटल्स है, सही है ये बात भी। नोबल गैसेस है 2 and 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। हीलियम के पास 2 होते हैं और बाकी सारे के पास 8 होते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 आर मेटल्स, ये बात गलत है। अगर हमारे पास देखा जाए तो बोरॉन नॉन मेटल वाली बिहेवियर शो करता है, तो इसका ऑप्शन ये वाला है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि पहली बात, एक ऑप्शन आप लोगों को इसमें इंक्लूड करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आयरन +3 ऑप्शन आएगा, जिंक और निकेल +2 और कॉपर +1। तो आप क्या करोगे, सिंपली आपके पास सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, 21 से लेके 30 तक एलिमेंट्स हैं। तो आप क्या करोगे, एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरीके से पता चलेगा। तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेते हैं, किसी पूरी जिंक की पहले कर लेते हैं, और फिर जब जिंक की सबसे ज्यादा जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है 30, तो जिंक का जब हमारे पास हो जाएगा तो वो सारों की उसी में से हमारे पास हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो अब देखो, जिंक के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, तो इसमें तो सबसे कम होंगे। फिर हमारे पास देखो कॉपर +1, अच्छा फिर हमारे पास पहले कॉपर +1, अच्छा आयरन +3, देखो आयरन का हमारे पास होता है 26, 26 एटॉमिक नंबर होता है, तो आयरन मेरे ख्याल से यहाँ पर एंड कर रहा है। तो देख लो कितने हो जाते हैं हमारे पास, दिस इज 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दिस इज 10, तो पीछे इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब 6 में से अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 3 बच गया। तो आयरन के पास देखना सबसे ज्यादा, आयरन +3 का सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आप कॉपर +1 की भी वैलेंसी करोगे, निकालोगे, तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। ठीक है, कॉपर वन के पास भी हमारे पास नहीं होता। बेसिकली कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से हो जाती है, कॉपर का 29 होता है, तो हम लोग कॉपर की इस तरह लिखते हैं, इधर आ जाता है 4s1 और 3d10, तो आप काउंट कर लो 29 ही होंगे। ठीक है, तो ये 10 और यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन, तो 29, ये कॉपर और वो क्रोमियम की एक्सेप्शन होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर, मेटल वाला कोई चैप्टर होगा, तो ट्रांजिशन एलिमेंट, उसके अंदर ये सारे एक्सेप्शंस आएंगे। ठीक है, तो अभी फिल वक्त इसका आंसर आयरन +3 है। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पर अभी समझ नहीं भी आता तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों को नहीं समझ आ रही होती ये चीज़, या एमकैट में भी जब तक वो चैप्टर नहीं पढ़ते ट्रांजिशन एलिमेंट वाला, तो चीज़ नहीं समझ आती। लेकिन जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट वाला चैप्टर पढ़ लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास ये है, अच्छा, द पार्टिकल्स that are octate in the central region of the diagram is known as proton, electron और वो। तो बेसिकली ये एमसीक्यू ये था कि जो इस तरीके से एक डायग्राम बनी हुई थी और उन्होंने बताया ये 5 रुपये में से ही उठाया हुआ, तो वो डायग्राम में थोड़ा मसला आ गया, तो डायग्राम में आप लोग को ड्रॉ करके बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। वो उसने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे सर्कल किया होता है, तो आपके पास वो पूछा था इनको क्या कहते हैं, तो बेसिकली ये बोथ होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। फिर इसी तरीके से दोबारा एक एमसीक्यू था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट अबाउट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिलो। ठीक है, अब हमारे पास ना उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब बनाकर दी हुई थी इस तरीके से, नोट के थोट, और ये कनेक्टेड थे, पॉजिटिव नेगेटिव, और इधर गैस मॉलिक्यूल थी और इधर ग्लो प्रोड्यूस किया हुआ था। तो सिंपल से भी डिस्चार्ज ट्यूब की बनाई हुई थी, उस तस्वीर से कोई इतना वास्ता नहीं था। वास्ता इस बात से था कि डायग्राम से ज्यादा इंपॉर्टेंट नीचे एमसीक्यू के स्टेटमेंट थी। ग्लो इज ऑब्जर्व एट अ नॉर्मल प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, ठीक है, क्या ये बात वो कह रहे हैं कि गलत है? ग्लो इज ऑब्जर्व्ड एंड एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। अच्छा, अब अगर आपको ये बात याद हो, अच्छा, और एक और सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इज लेटर नेम टू बी इलेक्ट्रॉन, 3 एमसीक्यू थी। ठीक है,
अब आपको याद हो मैंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर एक बात बताई थी, इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है वो कब होती है, जब हमारे पास क्या ज्यादा हो। मैंने एक बात उस टाइम पे आपको बताई थी कि इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब हमारे पास क्या चीज कंडीशन हो कि प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो और वोल्टेज बहुत ज्यादा हो। तो ये वाली तो स्टेटमेंट ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन वाली स्टेटमेंट तो गलत, कौन सी स्टेटमेंट है ये वाली, कि गैस कब कंडक्ट करेगी, जब हमारे पास उसका प्रेशर नॉर्मल और हाई वोल्टेज हो। तो इसकी जगह प्रेशर की जगह क्या आना चाहिए था, लो। अगर लो होता तो वो सही होता, जो सेकंड ऑप्शन में उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। फिर हमारे पास एक नया एमसीक्यू है। The subatomic particle discovered from this experiment, अच्छा फिर है हमारे पास the minimum pressure drop using vacuum needed to vacuum, मतलब वो कह रहे हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो कम से कम एक्सपेरिमेंट था, प्रेशर था वो कितना चाहिए था। तो वो प्रेशर जो चाहिए था वो हमारे पास जो था 0.01 टॉर। अब हमने आगे हमसे कंटिन्यू करते थे, अबव एक्सपेरिमेंट प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज। तो यार इसमें अगेन मैं बता देता हूँ आप लोग को कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, डायग्राम पास है मैं से ये एमसीक्यू उठाया हुआ है। वो कैथोड रे बनी हुई थी, कैथोड रे ट्यूब बनी हुई थी, और उसके अंदर हमारे पास वही एनोड और कैथोड बात बताया गया था। ठीक है। और उन्होंने रास्ते में अ, इस तरीके से एक मेटल चीज़ की रखी हुई थी जिसका शेडो यहाँ कास्ट हो रहा था। ठीक है। तो अब वो ये बात बताना चाह रहे थे कि जो शेडो कास्ट हो रहा है कैथोड रेज की वजह से, ये क्या, ये कौन सी प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है। तो इसका आपको बताना चाहिए। तो इसका आंसर जो है हमारे पास क्या होगा, ये बताओ। तो इसका आंसर आप लोगों को क्लियर ही बात है। ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या बात बोली उन्होंने, कैथोड रे बताई हुई थी और एक शेडो कास्ट हो रहा था। तो अब ये जो शेडो कास्ट हो रहा है ना, इसका रीजन बताना है कि वो क्यों रीजन हो रहा है। तो हमारे पास कैथोड रेज आर मटेरियलिस्टिक इन नेचर, हाई वेलोसिटी, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वो ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अगर वो आपसे बोले कि अब एक और एमसीक्यू इस तरह आ सकता है कि आपने एक व्हील रख दिया है या आपने कोई चीज़ रखी है वो हिल रहा है, तो उसका रीज़न पता है क्या होगा आपके पास। आप बोलोगे कि उनका हमारे पास इंडिकेट करता है कि उनके पास मोमेंटम होता है, उनकी हाई वेलोसिटी होती है। ठीक है। शेडो कास्ट करने वाले रीजन क्या है कि दे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। ठीक है। सेम वो यही एमसीक्यू दोबारा रिपीट हुआ था पास्ट पेपर में। ठीक है। फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग सेटअप। अच्छा देख लेते हैं। अच्छा इस पे इन्होंने बात की थी, इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब बनाकर दी थी इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से तो डिस्चार्ज ट्यूब थी। ठीक है। इधर कैथोड था, नेगेटिवली चार्ज से कनेक्टेड था। ये एनोड था, एनोड परफोरेटेड बना रहा हूँ। ठीक है मैं, और ये वैक्यूम पंप है। तो अब जो एमसीक्यू थे, अब इन्होंने बात देखो जो बात आई है वो ये बता रहे हैं कि दिस एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट प्रपोज बाय गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन ने दिया था। परफोरेटेड एनोड वाज यूज्ड। ठीक है, ये बात भी ठीक है। द रेज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, द रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्यूब। ठीक है। अब हमारे पास जो ऑप्शन वो कह रहे हैं कि गलत क्या है वो बताएं। तो यही ऑप्शन गलत है कि कैथोड से थोड़ी ना हुई थी, ये हमारे पास जो गैस थी उससे बनी थी ना पॉजिटिव रेस, क्योंकि ये तो हमारे पास गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट था। तो यही बात है। ठीक है। द डायग्राम बिलो शो द एक्सपेरिमेंटल मॉडल ऑफ न्यूट्रॉन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस एक्सपेरिमेंट। भाई अब वो बोल रहे हैं कि न्यूट्रॉन्स के बारे में बताओ। सिंपल बात है कि इसमें हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि न्यूट्रॉन जब हाई मॉडरेट आयोनाइजिंग के वो नहीं करते होते, हमारे पास आयोनाइज ही नहीं करते। न्यूट्रॉन हैव लो पेनेट्रेटिंग पोटेंशियल, उनका पेनेट्रेटिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। ये पीछे अभी हमने एमसीक्यू में किया। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कोई असर ही नहीं होता। न्यूट्रॉन कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। ये वाला हमारे पास ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास फिर एक एमसीक्यू आता है, द बिलो एक्सपेरिमेंट is used to calculate the मैं एक्चुअली इन्हें कंफर्म कर लेता हूँ कि एमसीक्यू का क्या है। द बिलो एक्सपेरिमेंट, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या था।
इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, उसमें ये था इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही बनाई हुई थी ट्यूब, और ये हमारे पास कैथोड था, ये हमारे पास एनोड था, और वो बेसिकली हमारे पास वो कैथोड रेज की डिस्कवरी बता रहे थे, तो वो हमारे पास चार्ज वाला हो गया। ठीक है, फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट it is included that mass of proton is in fraction, nucleus contain positive charge, matter contain electron, positive rays are heavier than proton। तो भाई ये वाली बात है हमारे पास। The gas become conductor and start to emit the light। Modern example of such discharge tube is, इसका मतलब होता है नियॉन साइन। ये जो हमारे पास कंडक्शन करती होती है ना गैस जब, तो इसको कहते होते हैं नियॉन साइन। इन डार्क ट्यूब एक्सपेरिमेंट फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस ऑन द वॉल ऑफ ग्लास डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती होती है ये बताना होनी चाहिए। मेटल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंपोजिशन ऑफ गैस, बोथ ए एंड बी या डी। तो वही बात है, कंपोजिशन ऑफ गैस पे डिपेंड करती होती है, बार बार ये बातें बताई हैं मैंने। कैथोड रेज आर चार्ज पार्टिकल्स विद चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, कैथोड रेज आर ड्रिवन अ स्मॉल पेडल व्हेन ओपेक इन द पाथवे फ्लूस। अब यही बल्कि ऊपर ही मैंने बात बताई थी कि जब वो पैडल को हिला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास क्या है, वो मोमेंटम इंडिकेट करता होता है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास है द चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ कैथोड रे शोज है कैथोड रेज आर सिंपली क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या आयन। तो हमारे पास क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है, ये ऑप्शन ठीक है। फिर हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, तो गोल्ड सिंह कौन से केमिस्ट थे, ये हमारे पास जर्मन थे, क्या कौन से थे, तो वो जर्मन केमिस्ट थे। ठीक है, गोल्ड 1886 में उन्होंने हमारे पास ये कन्फर्म, पॉजिटिव और आल्सो कॉल्ड एज अ कैनल रेज, ये बात भी हमें पता है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द कैनल रेज विल बी मिनिमम फॉर, अगेन वही बात हो गई, चार्ज टू मास रेशियो, जितना ज़्यादा मास उतना कम ओवरऑल। तो सबसे ज़्यादा मास इधर इसका किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 हो गया, इसका ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 2, ये NH3 है। ठीक है, NH3 का होता है हमारे पास 17। तो सबसे ज़्यादा किसका, फिर हमारे पास जो है पॉजिटिव रेज, फिर हमारे जो जाता है, फिर हमारा पॉजिटिव रेज प्रोड्यूसेस फ्लैशेस ऑन विच प्लेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम या जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड पे। द मास ऑफ प्रोटॉन इज डैश टाइम हैवियर देन 1836 टाइम हमारे पास भारी होता है। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड इन ईयर 1886। चैडविक वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, इसको छोड़। अब हमारे पास आ जाते हैं क्वांटम नंबर्स के MCQ। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो भाई स्टार्ट करते हैं। The maximum number of electrons that can orbital can accommodate is 2। ठीक है, फिर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, फिर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल विद अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू 4 इज, तो वही फॉर्मूला लगाओ, 2n²। तो 2 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 32 आंसर आ जाएगा। अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी। तो आप सबसे पहले n+n रूल लगा दो, n+n रूल लगाओ और वैल्यू देखो। 3+2 5, 3+1 4, 4+l यानी n+n रूल की वैल्यू तो 4, 3+0, तो हमारे पास इसका भी क्या है 3। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, इस वाले की, तो दिस मीन ऑप्शन 1A इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास वो कह रहा है, अब वही कहना चाह रहा है कि कन्फिग्रेशन इस तरीके से हुई हुई है, एक 1s2
2s2 और 2p3। अब वही कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनके पास n की वैल्यू 2 हो और l की वैल्यू क्या हो, 1 हो। ये कन्फिग्रेशन है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन है जिनके पास n की वैल्यू क्या हो, 2 हो और l की वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वो 3। देखो n की वैल्यू क्या है, 2, p की वैल्यू l के लिए क्या होती है, 1। तो क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हमारे पास है, फिर हमारे पास आ रहा है द क्वांटम नंबर 1 and 2 फॉर द spin represent rotation of electron in clockwise and anti-clockwise respectively, नहीं। rotation of electron in anti-clockwise respectively, magnetic movement of electron pointing up and down, no। the two quantum mechanical speeds say that they have no classical analog। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। ये 5 पेपर का एमसीक्यू था, उसका आंसर ऑलरेडी यही कीज में मिला है, तो ये सबसे बेस्ट है। द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटम नंबर एंड एन प्लस एल, तो हमारे पास एल की वैल्यू होती है n-1, तो ये वाला ऑप्शन होगा। 5 पेपर क्वेश्चन कह रहे हैं, 5 पेपर क्वेश्चन जो एनटीएस या जो भी यूएचएस हो गया, जिन कंडक्टिंग बॉडी ने लिया है एमकैट, तो उसके हिसाब से करें। तो हमारे पास एलएमसी कहते हैं नेचर ऑफ एन कैथोड रेज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब जो है, उसके बारे में जो एक ऑप्शन है वो बताना है। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ गैस यूज इन, नहीं वो नहीं डिपेंड करती होती। डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ कैथोड यूज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, नहीं उस पर भी डिपेंड नहीं करती। इज इन इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ अ गैस यूज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर है इन एन एटॉमिक पार्टिकल्स मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा भाई। फिर पहला ऑप्शन है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं ऐसा नहीं है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल, नहीं। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कम है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, ये बात भी नहीं है। मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बात हो गई। फिर हमारे पास एक और एमसीक्यू है, फिर एमसीक्यू है द चार्ज ऑफ 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो ये आपको रॉड लाइनिंग वाला है कि 1.75 एक्सपोनेंट की पावर -8 कूलम्स हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन लूजेज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म, हमारे पास क्या बनाता होता है, H+ आयन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है विच क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी के बारे में बताता है, एज इज म्यूचुअल क्वांटम नंबर हमारे पास सबशेल के बारे में बताता है। तो मैग्ने कौन सा ऑर्बिटल के बारे में बताता होता है, अगर आपको याद हो जब मैंने आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ाए थे, तो उसमें बताया था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है जो कि हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ठीक। अब वो कह रहे हैं विद इंक्रीज इन द नेक्स्ट एमसीक्यू, ये है कि विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी एन आपके पास साइज में बढ़ रहा है, द शेप ऑफ द ऑर्बिटल वुड रिमेन सेम ऑल्दो देयर साइज। जाहिर है हमारे पास अगर एन बढ़ रहा है तो जाहिर है शेल का साइज बढ़ रहा है, एन का मतलब ये है, तो हमारे पास क्या होगा, विद इंक्रीज ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट एसोसिएटेड ऑप्शन विद द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, तो ये हमारे पास किसकी है, एस की है। ये हमारे पास डी की है। ये हमारे पास किसकी है, पी की है। अच्छा ये वाला जो है मैंने आपको ये बताया था कि एमसीक्यू किसका है, डी जेड स्क्वायर की ये शेप है, ठीक है। ये अलग है, तो इसके लिए बी ऑप्शन हमारे पास सही है, बीटा। इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में से जो पास पेपर्स क्वेश्चन है आए हैं 2008 के अंदर एमसीक्यू का आया था, सोडियम में बी डोनेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन। तो आप कर लो सिंपल 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो हमें पता है कि इसका मतलब ये है कि 10 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होता है हमारे पास, नियॉन के अंदर, नियॉन गैस के होते हैं, और ये 3s1, तो ऑप्शन जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा है, सी ऑप्शन। द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s 4p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर इन अ सेम ऑर्डर ऑफ, हमें बताना है कि किसकी एनर्जी किस में इंक्रीज करेगी। तो सिंपल आप n+n रूल लगाओ, n+n रूल का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू निकालो, 4+0 = 4, ठीक है। इसमें n+n लगाओ, 4+1 = 5, n+n वैल्यू लगाओ 3, और d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो ये हो गया 5। अब हमें पता है कि इसकी एनर्जी, अच्छा हमें ये बात पता चल गई कि हमें क्या पता चल गई कि 4s की एनर्जी हमारे पास सबसे कम है, ठीक है। तो 4s की एनर्जी क्या आनी चाहिए, सबसे कम है, ठीक है। और 4s की एनर्जी एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा कम है हमारे पास,
ठीक है। अब हमारे पास कंपटीशन आता है एक 3D में और 4P में। तो मैंने क्या बोला था कि अगर हमारे पास n प्लस एन की वैल्यू सेम आ रही है तो फिर हम देखेंगे कि n की वैल्यू किसकी बड़ी है। तो जिसकी n की वैल्यू बड़ी होगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो फॉर श्योर इधर 4 की वैल्यू बड़ी है तो 4s की वैल्यू, सॉरी 4p की वैल्यू बड़ी है तो 4p की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और उससे कम कितनी होगी 3D की। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन अ गिवन सबशेल इज, अगेन n प्लस एन रूल आपने लगाना है और आपने चेक करना है कि आपके पास कौन सा इनमें से एमसीक्यू सही आ रहा है। तो अगर आप n प्लस एन रूल के हिसाब से लगाते हो तो आपके पास बीटा ऑप्शन सही आ रहा है। किस तरीके से 5s1 का मतलब ये है कि इसकी एनर्जी क्या हो गई 5 है, इसकी भी 5 है, ठीक है, इसकी 4 और इसकी 4, ठीक है। बट क्योंकि क्या है कि हमारे पास 3 है इनमें, इधर 4 है, इधर हमारे पास क्या है 3 है, तो n की वैल्यू कम है तो इस वजह से हम लोग ने वही सिंपल सेम एमसीक्यू आया है ऐसा, बट वैल्यू घुमाकर उसने दिया है। तो आप n प्लस एन रूल निकालोगे सबके लिए सबके लिए सबके लिए, एंड देन यू आर गोना प्लेस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंपल ये आसान बात है। There's a four orbital says which order is correct with respect to increasing energy of orbitals. Again 2015 में एमसीक्यू आया है तो बहुत आसान है। चलो पहले एक ये कर लेते हैं। 4s के लिए हमारे पास एनर्जी आ गई 4, ठीक है। 4p के लिए हो गए 4, n की वैल्यू होती है 4 और p की वैल्यू होती है, l की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 5। अच्छा 4d, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 6 7, तो हमारे पास क्या ये ऑर्डर सही है 4 5। तो आई गेस ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट पड़ रहा है। बाकी ऑप्शंस भी सेफ साइड पे रहने के लिए देख लेते हैं। 4s का मतलब ये है कि 4, ठीक है। 4f का मतलब है 4 प्लस f की वैल्यू, f l इक्वल्स टू 3, तो ये हमारे पास हो गया 7 हो गया, ठीक है। और ये मेरे पास हो गया 5 और ये हो गया 6, तो नहीं ये तो गलत हो गया। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ए ही है। अच्छा फिर हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ क्लोराइड आयन इज, ये 2013 में आया है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द क्लोराइड आयन इज, उसने पूछा है कि क्लोराइड आयन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप बताओ क्या हो सकता है हमारे पास। अगर हम देखा जाए क्लोराइड आयन में तो हमारे पास 8 होंगे। देखो गौर से देखो उसने मेंशन किया हुआ क्लोराइड आयन। अब क्या होगा बच्चे क्या कर देंगे 7 लिख कर आ जाएंगे। नहीं 7 नहीं लिख रहा, उसने मेंशन किया क्लोराइड आयन, यानी उसने एक एक्सेप्ट किया हुआ था, इसका मतलब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड गिवन इन द टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। आपके पास उसने बताया में, उसने प्रोटॉन का नंबर बताया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बताया हुआ है, न्यूट्रॉन का नंबर बताया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो देख लेते हैं। हमारे पास एएस में कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए +3। आप देखो ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यूजुअली सेम होते हैं, बट अब इसने लॉस या गेन की होंगे ये कहानी देखने, तो ये 33 होगा। अच्छा जो गैलियम है उसकी 31 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, अभी इधर इलेक्ट्रॉन कितने 28, तो इसका मतलब ये है कि गैलियम में B3 का इलेक्ट्रॉन +3 लूज है। अच्छा कैल्शियम के इधर कितने हुए हैं हमारे पास 20, सेम ही है। तो इसका मतलब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है कि एएस पे भी +3 चार्ज आना चाहिए, गैलियम पे भी +3 का चार्ज आना चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो द ऑप्शन इज ए इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे पास 2015 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन एज प्रोड्यूस्ड बाय नियॉन। तो नियॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन किसकी है। तो हमें इतना पता है कि नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या सोडियम की, सोडियम आयन की तो हमारे पास क्या होती है, सोडियम की असल सोडियम की होती है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो सोडियम आयन जो भी होगा उसकी नियॉन जैसी होगी। तो ये तो सब ऑप्शन में आ रहा है, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब बाकी हमारे पास क्या बचा कि देखना है कि बाकी कौन है। अब क्लोरीन, तो क्लोरीन नेगेटिव है, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है 17 होते हैं, एक इसने ले लिया तो हमारे पास क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। मैग्नीशियम में कितने होते हैं हमारे पास 12 होते हैं, एक उसने लूज कर दिया तो 11 हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर फ्लोरीन में कितने होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक उसने एक्सेप्ट कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही है डी ऑप्शन, ठीक है। द नंबर ऑफ अ न्यूट्रॉन इन जिंक वुड बी, अब हमारे पास सिंपल 66 को आप 30 से सब्ट्रैक्ट करा दो, तो 6 में से 0 गया 6, 6 में से 3 गया 3, तो 36 हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन गैलियम
+3 दे हैव मेंशन, इन्होंने बताया कि गैलियम +3 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो आपके पास उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 31। तो 31 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो तो आपके पास कितने बचते हैं? 29 आई गेस, या 28, 28 बचते हैं। आप अगर सिंपल, उसने इलेक्ट्रॉन पूछा है इस गैलियम, अब क्या होता है बच्चे, अब एक और बात थी, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट इसमें से माइनस कर देंगे और आपके पास जो भी आंसर आएगा 31 सेलेक्ट कर देते हैं। यूजुअली अब इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया, इट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, आपने तो अक्ल लड़ानी है कि ये जो नीचे होता है एटॉमिक नंबर, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो प्रोटॉन नंबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन नंबर निकालने के लिए आप देख लोगे कि उसमें से माइनस कर दोगे लॉस हुए में। ठीक है, आइसोटोपिक सिंबल ऑफ आयन ऑफ, तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए है। आइसोटोपिक सिंबल ऑफ आयन ऑफ सल्फर 33 इज, जो भी है, 3316 - 2, हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 18। तो सिंपल उसने क्या बात बोली है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 18 है तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे। तो इट्स वेरी सिंपल, चाहे जो भी कर लो, हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या रहेगा उसका? प्रोटॉन 16 रहेगा। तो ऑप्शन ये वाला एक बेस्ट है और एक ये वाला। ठीक है, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन आता है उसके न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का। तो सिंपल, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आप सब्ट्रैक्शन करा दो मास नंबर में से। 13, 13 में से अच्छा ये इधर 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1, 13 में से 6 गया तो कितना बचा? 17। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? बीटा। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन डिफरेंट होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? आइसोटोप्स। तो ये हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, विच टू एलिमेंट्स आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। देखो, आर दे एटॉमिक नंबर सेम? सेम है, बट मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो दिस मीन हमारे पास यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके लिए बीटा। अच्छा, सो अच्छा, अब हमारे पास लास्ट पेज बचा है 5 पेपर्स में से। तो देखते हैं लास्ट पेज क्या है हमारे पास, ये रहा। तो वो कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। तो आपके पास क्या होता है फार्मूला मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन का? वो ये होता है 2n²। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द क्रोमियम? क्रोमियम की करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसने हमसे पूछी है। तो जबकि हमें पता है कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर भी उसने साथ मेंशन कर दिया है, 24 है। ठीक है, उसने एटॉमिक नंबर भी मेंशन कर दिया है। तो हम कर लेते हैं, क्रोमियम के एक एक्सेप्शन होता है, आप लोग को पता है क्या? 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, फिर 3s2, 3p6। अच्छा, फिर आएगा 4s और फिर 3d। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4s2 इधर लिख देता हूँ, इधर पीछे 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है, कहा यह जाता है कि या तो कोई ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो इस तरीके से, s2, d10, या अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो इस तरीके से, s1 और मतलब d5, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब क्रोमियम के केस में यही केस हो रहा होता है कि हमारे पास एस और डी की जो एनर्जी का लेवल होता है उसमें इतना डिफरेंस नहीं आता। तो क्या होता है कि क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन वो डी को ड्रेन कर देता है, तो वहां पे जंप कर जाता है, तो डी में 5 हो जाते हैं। तो इस तरीके से एस ऑर्बिटल भी ज्यादा स्टेबल हो गया। देखो इस वाले केस में जो पहले वाले में 4s2 था और 3d4 था, तो उसमें एक ऑर्बिटल स्टेबल हो रहा है एस वाला, डी वाला इतना नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया तो क्या होगा, 4s1 हो गया और 3d5 हो गया, तो देखो हाफ हाफ फिल्ड हो रहे हैं, तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई। तो ये क्रोमियम के अंदर और एक कॉपर के अंदर एक्सेप्शन आता होता है। तो आपको ये एक्सेप्शन याद करना है और ये एक्सेप्शन बहुत अच्छे से क्लियर होगा जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पढ़ोगे। ठीक है, अगर अभी बिल्कुल नहीं भी समझ आती तो आपने यहाँ पर याद करनी है इस चीज को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आराम से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नाइट्रोजन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 7। ठीक है, उसने बता दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज ऑफ अ नाइट्रोजन एंड ग्राउंड स्टेट। तो सिंपल है, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। सिंपल ऑफ प्रिंसिपल हुंड रूल लगाएंगे,
सिंगल सिंगल सिंगल, तो 1s2 2s2 4 हो गए, और एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास चला गया 3। तो आगे देखो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज फॉर क्रोमियम। अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ 2019 में। तो आपने देख लिया कि यहाँ तक हमारे पास आर्गन आ गया। आर्गन कहाँ तक आ रहा है हमारे पास, और अब आर्गन आ रहा है तो हमारे पास कौन सा है ऑप्शन, ये आर्गन 18 होता है ना, आर्गन होता है आई गेस 18 होता है। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है 18 होता है। ठीक है, तो देखें ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वजह इस तरीके से भी आते हैं, देखो अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन की वजह आर्गन लिखते हो तो इसमें कोई बात नहीं है, जैसे हम लोग हीलियम, क्योंकि हम लोग nearest noble gas की configuration लिखते होते हैं। Copper is a typical transition element. Its atomic number is 29. In which oxidation state does it particularly fill or vital in D subshell? अच्छा भाई, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कॉपर कौन से उसमें हमारे पास पहले तो कॉपर की कन्फिग्रेशन करो, 1s2 आर्गन तक करो। देखो आर्गन की कितने हैं, 18 आर्गन, पीछे कितना बचा, 4s और 3d। तो आर्गन में 18 हो गए, और पीछे कितना बचे 29। तो 18 और दो इसमें डाल दिए तो 20। ठीक है, और 9 यहाँ बचे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारे पास क्या करता है, लूज करता है, लूज, और इधर हमारे पास जाता है 3d10। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कॉपर इज a typical in which oxidation state does it have partially filled और vital in d subshell। तो अब वो कहना चाह रहा है कि कौन से स्टेट में उसके पास डी सबशेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब देखो अगर वो कॉपर+1 होता है, कॉपर+1 का मतलब है कि वो एस से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो डी में तो फिर भी पूरे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कॉपर+2 होता है तो एक एस में से जाएगा और एक डी में से जाएगा, तो फिर हमारे पास कितना बचेगा, 3d9। तो इसका मतलब +2 और 9 के केस में ही एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहा है, तो कॉपर+2 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, तो ये वैल्यू याद रखने वाली है, 1313 किलो जूल पर मोल इज अ पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन का मतलब आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द एलिमेंट फॉर विच द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज लो, इसका मतलब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इसको निकालने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए वो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या है कि लॉस इलेक्ट्रॉन रेडिली। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। जैसे आयनाइजेशन डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, प्रोटॉन नंबर, सॉरी, इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर हो रहा है, या हमारे पास डिक्रीज इन एटॉमिक साइज हो रहा है, या हमारे पास इंक्रीज इन एटॉमिक मास हो रहा है। क्या, तो आप बोलोगे इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग। जितनी शील्डिंग इफेक्ट आ रही है, मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ती जा रही है ना, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये रिडक्शन कर रहे हैं न्यूक्लियस की फोर्स का टुवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर है जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गई, यही शील्डिंग इफेक्ट है। तो हमारे पास सी ऑप्शन है। इन द सेकंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट ऑल द ऑक्सीजन लाइज नेक्स्ट टू द नाइट्रोजन येट इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लोअर देन दैट ऑफ अ नाइट्रोजन। तो वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन, वो कह रहे हैं इन सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन लाइज नेक्स्ट टू नाइट्रोजन। वो कह रहा है नाइट्रोजन आता है फिर ऑक्सीजन आता है, येट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लोअर देन दैट ऑफ अ नाइट्रोजन। वो कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज करती है, पीरियड में इंक्रीज करती है। अब वो सवाल उसका ये पैदा होता है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के, जबकि किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, जबकि किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी। देखो उसने सवाल, देखो पीरियड में हमारा, एक सेकंड में आपको समझाता हूँ दोबारा, देखो बहुत आसान चीज है। क्वेश्चन में ही इसने बात बोली, देखो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि नाइट्रोजन आता है फिर ऑक्सीजन आता है, ये बात होगा। अच्छा अब हमें ये बात पता है कि ग्रुप में और पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब वो कह रहा है कि असूलन ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी,
ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे पास ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम है और इसकी ज़्यादा है। तो अब इसका रीज़न क्या है? तो अब आपने रीज़न फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर। अच्छा नहीं, ये तो नहीं है। इन ऑक्सीजन देयर इज एग्जिस्ट रिपल्जन बिटवीन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल। सबसे ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सेलेक्ट। अब अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, तो आपको अंदाजा होगा नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके से। एक इलेक्ट्रॉन, दो, तीन, ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना नाइट्रोजन में, ठीक है। वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इस तरीके से ऑक्सीजन में होते हैं ना, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखो, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो लोन पेयर है, इनके दरम्यान में रिपल्जन हो रही है ज्यादा। इसमें एक अकेला लोन पेयर है इस तरीके से। लाइक जो रिपल्जन है इसमें ज्यादा है और इसमें रिपल्जन क्या है, कम है। तो ये देखो ना, इन ऑक्सीजन देयर इज रिपल्जन बिटवीन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। देखो इसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरम्यान में रिपल्जन है, तो इसी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, ठीक है। जबकि इसमें रिपल्जन इतनी नहीं है। बात समझ में आई? इसमें रिपल्जन है इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान में, हमने स्ट्रक्चर देख लिया, और इसमें रिपल्जन नहीं है। तो जाहिर है जब रिपल्जन हो गया ऑलरेडी, तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, आपको इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये एमसीक्यू हमारे पास आया हुआ है 2019 में। तो देखो, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको पांच पेपर समझ आए हों, और जितने भी आए थे 2019 तक या जितने तक आए थे, तो आया, ये कंपाइल्ड थे और मैंने आपको करा दिए हैं। होप सो आपको समझ आया। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं इंशाल्लाह उस पे आपको बनाकर दे दूंगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।